जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज मेरे साथ जो हस्ती हैं उनका नाम है श्री दयानंद पांडे। पिछले 45 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और आजकल पत्रकारिता का क्या हाल है आपसे छुपा नहीं है। प्रताप, इनके बारे में ये कहा जाता है कि अभी वो रुपया छपा नहीं है जो दयानंद पांडे को खरीद सके। ये एजेंडा पत्रकारिता नहीं करते, सच बोलने के लिए कुख्यात हैं। इनके जैसा सच बोलने वाला हिम्मती पत्रकार लेखक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। फेसबुक पे बेहद पॉपुलर राइटर हैं। 17-18 किताबें, सर कुल कितनी? 50 किताबें आपकी इस वक्त मार्केट में हैं, सर्कुलेशन में हैं। तो और इनको उत्तर प्रदेश की वैसे तो पूरे देश की राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव है, 45 साल थोड़े नहीं होते, परंतु उत्तर प्रदेश की राजनीति के तो रग रग से वाकिफ हैं। तो आज हम दयानंद सर से बात करेंगे। मैं अब फ्रेम से बाहर रहूंगा, मैं सिर्फ बीच बीच में प्रश्न लेता रहूंगा। अब जो स्टेज है वो दयानंद सर के साथ पास है। तो सर नमस्कार, आप हैं श्री दयानंद पांडे जी। सर एक बात बताइए, स्टूडियोज में बैठ के एजेंडा पत्रकार जो है वो तो अखिलेश जी की सरकार बनवा रहे हैं और आप यहां बैठ के संजय की तरह, महाभारत के संजय की तरह पूरा राजनीतिक परिदृश्य देख पड़ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, असल में प्रदेश में क्या हो रहा है और प्रदेश की राजनीति कहां जा रही है? प्लीज। अवगत तो मैं संजय नहीं हूँ। अच्छा जी। संजय धृतराष्ट्र के लिए काम करते थे। मैं किसी धृतराष्ट्र के लिए काम नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी और संजय की स्थिति ये थी कि जब दुर्योधन मारा गया जी तो जाहिर है कि वो पराजित भी हुआ, तभी मारा गया तो पराजित हो गया जी। संजय की हिम्मत नहीं थी कि धृतराष्ट्र को बता दें कि वो दुर्योधन मारा गया। वो चुप हो गए, कुछ नहीं बता। अच्छा, संजय जो थे पेरोल पे थे धृतराष्ट्र के, मैं किसी के पेरोल पर नहीं हूँ जी। संजय एक मतलब धृतराष्ट्र जाहिर सत्ताधारी था और वो संजय को नियुक्त किए था कि तुम मुझे बताओ, चूंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था। अच्छा, दिखाई तो देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई देता और सारी चीज़ें जानते हैं। मैं आपको दो नाम लेता हूँ। अभी जो राम मंदिर का मुकदमा चला तो उसमें क्या नाम है जो अध्यक्ष थे, वो जो अंधे हैं लेकिन सब कुछ उनको ज्ञात था। वो रामसुंदर दास जी? नहीं, सन्यासी हैं वो भी जी। और छोड़ मतलब उनको सब कुछ कंठस्थ है, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई वहाँ पे। उनका नाम मैं दुर्भाग्य से भूल रहा हूँ। दूसरे रविंद्र जैन हैं, फिल्मों में संगीत देते हैं, गाने लिखते हैं, म्यूजिक देते हैं, उनको भी नहीं दिखाई देता जी। नहीं जानते तो सब कुछ है ना। वो रामायण में भी उन्होंने गाया, महाभारत में भी उन्होंने गाया और तमाम फिल्मों में गाया है और संगीत दिया और बहुत पॉपुलर संगीतकार रहे हैं। बहुत सारे लोगों का उन्होंने शोषण भी किया है। हेमलता जैसी गायिका का उन्होंने शोषण किया है, सोचिए, दैहिक भी और भौतिक भी। ये स्थिति है रविंद्र जैन को, अच्छा। अंधे होने के बावजूद। जी। लेकिन अब ये नहीं कि आप कह सकते कि अंधे हैं तो कुछ नहीं जानते। तो धृतराष्ट्र, आप सोचिए ना कि धृतराष्ट्र के साथ एक और किस्सा आता है। उनकी गांधारी के अलावा भी और मिस्त्रियों से उनके पुत्र हैं। क्या तो गांधारी जब गर्भवती हो जाती थी तो उनकी सेवा में जो दासी आती थी उसको वो गर्भवती कर देते थे। इतनी समझ तो थी उनको कि कर क्या रहे हैं, तो जानते सब थे। तो मैं संजय नहीं हूँ। और दूसरे, मुझे लगता है कि जनता और जनता से भी ज़्यादा सच के साथ जो रहने की जो एक इश्क है, मतलब मैं उसको मजबूरी नहीं मानता, सच के साथ रहना एक इश्क है और उस रहने में जो मज़ा लोगों को मिलता नहीं, मुझे मिलता है। और जो समय की, मैं नहीं जानता कि वो जीत रहे हैं वो हार रहे हैं, लेकिन जो समय की दीवार पर लिखी एक जो इबारत होती है मैं उसको बांटता हूँ जी। अब आप हार रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं कि आप हार रहे हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। जो दिख रहा है मैं वो बताऊंगा बस। और वो जो कहते हैं ना खरी खरी, अब ये नहीं कि उनके पक्ष में नहीं जा रहा तो मैं कैसे बोलूं, क्यों बोलूं? अरे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। हमारा काम है बताना
किसी भी पत्रकार का काम है सूचना देना और सही सूचना देना। ये कि आप कहीं से भी उठाएं, और ये कोई यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं कि प्रोपेगेंडा से। अच्छा, प्रोपेगेंडा से बहुत सारी हमेशा युद्धों में प्रोपेगेंडा होता रहा। आप महाभारत में देखिए, आप रामायण में देखिए, उस वक्त भी प्रोपेगेंडा तब भी था। अब अश्वत्थामा नरो मरो या कुंजरो, ये प्रोपेगेंडा ही तो था। या मान लीजिए कि सूर्य अस्त हो गया फिर उदय हो गया, ये प्रोपेगेंडा ही तो था। और क्या था? अचानक जाके हनुमान लंका में आग लगा देते हैं, ये क्या था? सचमुच थोड़े आग लगा देते, वो प्रोपेगेंडा ही था। युद्ध का एक शुरुआत थी और वो एक संकेत था कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं गया हूँ श्रीलंका, और वहाँ जो भी राम से जुड़ी पौराणिक चीज़ें थी दिखाई गई वहाँ पे। जैसे वहाँ एक परंपरा है कि शमन मंदिर कहते हैं। शमन मंदिर मतलब लक्ष्मण से बिगड़ते तो शमन मंदिर हो गया। जो होता है शमन मंदिर, पहले दर्शन कीजिए फिर राम मंदिर जाइए। वहाँ बहुत भव्य राम मंदिर बना हुआ है। जहाँ अशोक वाटिका थी वहाँ सीता का भी मंदिर, और वहीं अशोक वाटिका के बगल में राम का भी मंदिर बनाया गया। तो जब वहाँ पूछा मैंने गाइड से कि रावण का महल कहाँ है, तो उसने वहीं से दूर पहाड़ी दिखाई कि साहब वहाँ रावण का महल है। हमने कहा वहाँ चलने की कोई व्यवस्था नहीं है? उनका नहीं साहब, कोई जाता आता नहीं। सोचिए, वो रावण जो जिसका नगर था, जिसका देश था, वहाँ कोई जाता ही नहीं। इसका मतलब महल खत्म हो चुका है। और राम का मंदिर भी जाहिर है नया बनाया गया। रावण का महल क्यों नहीं बनाया गया? वहाँ की सरकार बना सकती है, लेकिन चूंकि रावण एक निगेटिव व्यक्ति था तो उसके साथ वो क्या करते, क्यों बनाते? तो इसी तरह आप कंस का भी महल नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण का मंदिर तो पाएंगे आप, लेकिन कंस का महल जाके पूछिए मथुरा में कहाँ है, नहीं जानता कोई, है भी नहीं, नष्ट हो चुका है। अच्छा, नष्ट तो तमाम चीज़, तो वही है जो समय पे आपकी दीवार पे आपको जो लिखा दिखता है तो वो बताना ही पड़ेगा, चाहे किसी का भी हो। तो पत्रकार का काम है सिर्फ सूचना देना। आजकल टीवी चैनलों पे क्या हो गया, वो सूचना से ज़्यादा तो जो कहते हैं न्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ है जी। और व्यूज़ से आप देख लीजिए एनडीटीवी, उसमें जाइए रवीश कुमार के कार्यक्रम में, आप वो न्यूज़ तो देते नहीं हैं। वो तो इतना नाराज़ रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं। अभी मान लीजिए कोई मुख्य खबर हो जाए, जैसे मान लीजिए कहीं 100 लोग मर गए और मोदी ने जाकर वहाँ मदद कर दी है, वो उनके लिए न्यूज़ नहीं है। वो उसी दिन बेरोजगारी का कोई मसला लेके खड़े हो जाएंगे, कहीं कुपोषण का कोई मसला लेके खड़े हो सकता है, लंदन की कोई सब्जेक्ट लेके खड़े हो जाए, लेकिन उस पर वो बात नहीं करेंगे। वो उनके लिए वो न्यूज़ नहीं है। और 2-3 उनके प्रिय लोग हैं, उन्हीं को बैठा लेते हैं और उन्हीं से बात करके वो कार्यक्रम 1 घंटे का अपना ख़त्म कर लेते हैं। और ऐसे वो बात करते हैं जैसे लगते कितने बीमार हैं, कितने परेशान हैं। ये न्यूज़ का काम नहीं है। व्यूज़ देना तो कुछ और करिए ना। आपके पास लाइसेंस जो है न्यूज़ चैनल का है, व्यूज़ देने का नहीं है। ठीक है, अखबारों में भी होता है कि संपादकीय एक पृष्ठ होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर पूरे अखबार को आप संपादकीय पृष्ठ का मतलब ये होता है कि साहब आप अपनी बात रख रहे हैं, अखबार की बात, अखबार का व्यूज़ रख रहे हैं। नहीं, बाकी समाचार में तो आप नहीं रखते ना, समाचार तो देते हैं आप। अब ये फला ने कहा, ढिकाने ने कहा, यहाँ फला जगह कुछ हो गया, ढका जगह कुछ हो गया, वो न्यूज़ है। लेकिन कहीं किसी घटना पर आपकी राय, वो अखबार की राय है और वो संपादकीय है, उसमें लेख में भी, अब तो अखबारों में भी लोग लिख देते हैं कि लेखक के अपने विचार हैं। अरे आप लेखक के विचार से अगर सहमत नहीं तो छाप क्यों रहे? नहीं, चलिए वो होता है, उसमें असहमति और सहमति लोकतंत्र की बुनियाद है, वो होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यूज़ को आप न्यूज़ बना के पेश करें और अभी से ऐलान करें कि फला की सरकार, ढका की सरकार, ठीक है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो तो दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है। अब देखिए जैसे कल एक घटना हुई फेसबुक पर, अयोध्या के डीएम की वो पट्टिका बदली जा रही है जी। लाल से हरी हो रही है, और उसको लेकर सेकुलर लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब आसमानित हो गए कि साहब देखिए अफसर कितना होशियार होता है। एक सज्जन ने लिखा कि अफसर कुत्ते से भी ज़्यादा सूंघ लेता है। और फिर हमने उनको बताया कि आप तो कुत्ते से भी ज़्यादा कुत्तों को भी सूंघ ले रहे हैं। तो इसका क्या करें? और पता चला वो पीडब्ल्यूडी विभागों का जो डीएम का बंगला है वहाँ पे वो कुछ मरम्मत का काम हो रहा है, तो पीडब्ल्यू के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पीडब्ल्यू विभाग का हरा रंग होता ही है, तो वो लगा दिया उन्होंने वहाँ। अच्छा, और उसको लेके उड़ गया कि साहब तो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, डीएम गेस्ट हाउस से शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, डीएम गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ बस, और उसमें वो नाम जो नाम पट्टिका उनकी है जिलाधिकारी आवास,
जी तो वो हरे रंग पर आ गया, तो लोगों ने मान लिया कि साहब अखिलेश की सरकार आएगी और डीएम बहुत होशियार आदमी है, और चला दिया। जी अब इसका क्या कर लेंगे आप? जिस योगी और मोदी के नाम पे देश भर में वोट लिए जा रहे हैं, जो दुनिया में लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उस योगी के लिए गोरखपुर में लोग कह रहे हैं साहब उल्टी हवा चल रही है, क्या कर लेंगे आप? तुलसीदास की चौपाई को भी लोग बदल दिए वहाँ पे। जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, उसको उन्होंने कर दिया है वहाँ दूसरा, कि जैसे वहाँ रावण रथ में और योगी विरत हो गया है। ये स्थिति आ गई, और कम्युनिस्ट लोग हैं। तो क्या कर ले, उनकी मनोकामना का मतलब ठीक है, उनकी मनोकामना का सम्मान पूरा है, लोकतंत्र है, लेकिन इतना छोटी छोटी बातों पे बच्चों की तरह खुश सुनाना कि बच्चा खड़ा हो गया है, बच्चा उठ रहा है, बच्चा बैठ रहा है, अरे ये तो होता ही है भाई, लेकिन बच्चा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता है। और लोकतंत्र में जनता चुनाव लड़ती है, नेता चुनाव नहीं लड़ता है, ये आप जान लीजिए। नेता प्रचार अपना करता है कि मैं ये मैं वो, लेकिन चुनाव सही मायने में जनता लड़ती है। जनता जानती है कि हम किसको चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं। ठीक उसी तरह से फिल्म में, किसी भी फिल्म में डायरेक्टर जानता है कि इस एक्टर से हमें क्या काम लेना है और कितना लेना और कैसे लेना है। लेखक जानता है कि किस करेक्टर को कहाँ कितना रखना और कितना नहीं रखना है। तो जैसे हम लोगों ने लिखना जब शुरू किया तो बताया गया था कि आपको क्या लिखना है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको क्या नहीं लिखना चाहिए यह भी ज़रूर जानना चाहिए। तो हमारे तमाम साथी जो पत्रकार साथी हैं उनको नहीं मालूम कि इस तरह से चुनाव की कवरेज नहीं होती है कि आप किस जाति के हैं। और अब तो कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ और लोग हैं, रवीश कुमार सिंह ने शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि आपकी जात क्या है, कौन जात हो, उनके लिए शुरू हो गया था कौन जाति हो। तो रिपोर्टर जाति पात किसी की नहीं पूछता कि आप ब्राह्मण हैं कि दलित हैं कि मुस्लिम हैं कि क्या है, कुछ नहीं, अपना काम करता चला आता। मैंने इत्तेफाक से बहुत सारे चुनावी रिपोर्टिंग की है, लोकसभा भी देखा है, विधानसभा भी देखी है, लेकिन इस तरह से न नेता लोग बात करते हैं न, अक्सर में क्या होता है ना कि पत्रकारिता क्या है, अंकुश है महावत का। अगर महावत का अंकुश ढीला पड़ जाए ना तो हाथी को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाथी क्या है, सत्ता है, और महावत और उसका अंकुश पत्रकारिता है। इस बात को लोग भूल गए। अगर आपका महावत ठीक रहेगा तो हाथी भी ठीक रहेगा। पत्रकारिता गड़बड़ हुई तो सत्ता भी गड़बड़ हो गई। सत्ता ने जान लिया कि पत्रकारों को तो हम खरीद लेते हैं, ये जो चाहेंगे वही बोलेंगे, यहाँ गड़बड़ हो गया। और ये गड़बड़ हुआ 91 से। सत्ता ने पत्रकारों को खरीदना कैसे शुरू किया था, जरा ये बताइए, शुरुआत कैसे हुई? देखिए कि अखबार या मीडिया जो है शुरू से ही पूंजीपतियों के थे। अच्छा। आज से नहीं, बरसों से। मतलब आप आज़ादी के पहले से आप देखिए ना कि सारे अंग्रेज पूंजीपति ही अखबार निकाल रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर नेहरू ने शुरू किया, पायनियर के खिलाफ नेहरू ने नेशनल हेराल्ड कोऑपरेटिव पे शुरू किया, इसलिए कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और पायनियर की स्थिति ये थी, अंग्रेज़ों का अखबार था, उसमें अंग्रेज़ संपादक भी हुआ करते थे, अंग्रेजी रिपोर्टर भी हुआ करते थे। इवन बाद में वो लंदन के प्राइम मिनिस्टर भी हुए थे, वो भी उसके वार रिपोर्टर रहे थे। और पायनियर पहले इलाहाबाद से छपता था जी, और उसके मुकाबले उन्होंने लखनऊ से शुरू किया था नेहरू ने, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ उर्दू में कौमी आवाज़, हिंदी में नवजीवन और नेशनल हेराल्ड जी इंग्लिश में। और नेहरू खुद भी अखबार देखते थे, और बाद में उन्होंने फिरोज गांधी को भी भेजा था अखबार देखने के लिए। वो बड़े बड़े पत्रकारों को रखते थे, उनका वो चल नहीं पाया कोऑपरेटिव वाला। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में भी पूंजीपति ही अखबार निकालते हैं, लेकिन वो कोई और काम नहीं करते। यहाँ तो सोचिए कि आप जान के ताज्जुब करेंगे, पोंटी चड्ढा एक बहुत बदनाम रहा, शराब व्यवसायी, और नहीं कई सारे व्यवसाय उसके रहे हैं। एनडीटीवी में उसका पैसा लगा है, आप यकीन करेंगे? पोंटी चड्ढा का पैसा तहलका में लगा है, यकीन करेंगे आप? अच्छा, तहलका शुरू कैसे हुआ? तहलका को अर्जुन सिंह ने शुरू कराया, अर्जुन सिंह ने शुरू कराया भाजपा के खिलाफ। और तहलका पहले एनजीओ था, और जो तरुण तेजपाल है वो एक एनजीओ चलाते थे, और मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्होंने उनको पैसा देना शुरू किया। और वो जो याद करिए आप, जो जॉर्ज फर्नांडीज को या बंगारू लक्ष्मण को जो फंसाया गया था, लाख रुपया दे के,
कहीं कोई सौदा नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, सब फर्जी गेम था। अच्छा, आप किसी के पास जाएंगे पैसा लेकर और कहेंगे कि पैसा ले लीजिए, कौन मना करेगा? कहेंगे चंदा ले लीजिए, कौन मना करेगा? हाँ, आप किसी लड़की को लेके किसी पुरुष के पास चले जाएंगे, कम ही पुरुष मना करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। हाँ, लेकिन आप कभी लड़की लेके चले जाएंगे, कभी पैसा लेके, इसको स्टिंग नहीं कहते हैं, इसको जालसाजी कहते हैं। हम्म, एक बार एक सेमिनार में उनके तरुण तेजपाल के जो साथी हैं मिस्टर बहल, उनसे मैंने पूछा, भाई कि आप स्टिंग कहाँ करते हैं? आप तो जालसाजी कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जहाँ नहीं बात बनी वहाँ आपने उसको डाल दिया आपके पास को। अच्छा, उन दोनों यूट्यूब भी नहीं था जब ये तरुण तेजपाल का स्टिंग चल रहा था, जी, तब तो ये किसी किसी चैनल से एक कोलैबोरेशन करते थे, तो वहाँ दिखाया जाता था, हर चैनल में ही दिखाया जाता था, और फिर चर्चा शुरू होती थी। तो एक बिल्कुल जो कहते हैं ना कि बना बनाया मामला होता था, और एजेंडा जो वहीं से शुरू हुआ अखबारों में, स्टिंग से। उसके पहले भी दाल में नमक बराबर चीजें चलती थी कि भाई उनका थोड़ा देख लेना, इनका थोड़ा देख लेना। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं उन दोनों 85 में फरवरी 85 में स्वतंत्र भारत अखबार लखनऊ आया था, तो मुझे गोरखपुर में बीर बहादुर सिंह के कवरेज के लिए भेजा गया। तो जाने के पहले सीसी जपुरिया उसके मालिकान थे, तो उन्होंने हमको, एमडी थे अखबार में, उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि सुना आप बीर बहादुर सिंह के कवरेज में जा रहे हैं गोरखपुर? हमने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ध्यान रखिएगा कि बीर बहादुर सिंह होने वाला चीफ मिनिस्टर है, उसके खिलाफ, मैं उन दोनों जनसत्ता से आया था, तो जनसत्ता में थोड़ा सा अच्छी रिपोर्टिंग और सच्ची रिपोर्टिंग होती, तो उन्होंने कहा जनसत्ता वाली रिपोर्टिंग मत कर दीजिएगा, थोड़ा बीर बहादुर का ख्याल रखिएगा। मैं सीसी जपुरिया से मिल के आया, एडिटर थे बीरेंद्र सिंह, उनसे मैंने कहा भाई मैं अब नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा क्या हुआ? हमने बताया भाई सीसी जपुरिया ने बुलाया और ऐसा ऐसा कहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ जाना ही नहीं था, आप मुझे बताए होते कि सीसी जपुरिया ने बुलाया। हमने कहा बुलाया और आप नहीं थे तो मैं क्या करता, कोई मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, मोबाइल का ज़माना भी नहीं था। उन्होंने कहा आप घर पे फ़ोन कर लेते, कुछ रुक जाते। हमने कहा तुरंत, उन्होंने कहा आइए, मैं कैसे क्या करता? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जाइए और जपुरिया को भूल जाइए, एडिटर मैं हूँ, जपुरिया नहीं है। उन्होंने कहा आप जाइए, जैसा लगे आपको, जो दिखे वही लिखिए और वही छपेगा। मैं गया, वहाँ पनियरा से लड़ते थे चुनाव बीर बहादुर सिंह, तो जब देखा कि वहाँ बीर बहादुर सिंह के खिलाफ तो कोई है ही नहीं, और एक तरफा चुनाव लड़ रहे थे, कोई उनके खिलाफ खड़ा ही नहीं था। सबसे बड़ी पार्टी वहाँ कांग्रेस के खिलाफ थी उस वक्त, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की। वो उसके उम्मीदवार जो वहाँ पनियरा से चुनाव लड़ रहे थे, दयाशंकर दुबे, वो हमारे मित्र भी थे इत्तेफाक से। वो दयाशंकर दुबे गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ भी रहे थे, और कल्पनाथ राय के भी पहले रहे थे, और बीर बहादुर सिंह के मित्र भी रहे थे। वो वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, और कहीं न उनका प्रचार था, न कहीं कोई बैनर, न पोस्टर, कुछ नहीं। अच्छा, पनियरा में बीर बहादुर सिंह ने इतना ज़्यादा काम कर लिया था, जहाँ पुलिया चाहिए तो वहाँ पुल बना दिया था। सड़कें एकदम बिल्कुल, तराई इलाका था लेकिन सड़कें बिल्कुल चमकती हुई, और मतलब पूरे इलाके में तराई होने के बावजूद भी विकास काम दिखाई देता था, दूर से दिखाई देता था। कह रहा हूँ जहाँ पुलिया होनी चाहिए वहाँ पुल था। तो दयाशंकर दुबे गोरखपुर शहर में ही रहते थे, उनके पास मैं 2 दिन लगातार गया उनके घर, और वो मिलते नहीं थे। तो अंत में घर, उनकी माँ उस वक्त जीवित थी, तो उनसे मैंने पूछा कि कब मिलेंगे आखिर? उन्होंने कहा एकदम सुबह आइए तो मिलेंगे। मैं सुबह सुबह एक दिन 7, साढ़े 7 बजे उनके घर पहुंचा। युवा की दुबे जी हैं, बैठिए। बैठ गया मैं। थोड़ी देर बाद दुबे जी निकल के आए और हंसने लगे, कैसे आना हुआ? हमने बताया भाई चुनाव कवरेज में आया हूँ। तो फिर हंसने लगे। हमने कहा नहीं, आपके पनियरा में गया था। तो फिर हंसने लगे, हंसते ही रहे। हमने कहा नहीं, पनियरा में आपका कोई प्रचार नहीं है, कुछ नहीं है, आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? तो कहने लगे लड़ कहाँ रहा हूँ। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि जैसे बाघेश कोनो बिलार बाज जाए, वैसे हम बीर बहादुर से लड़ थे। तो हमने कहा जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा जरूरत थी तभी लड़ रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैं असल में गया था, मैं तो, अच्छा सोचिए उस वक्त भी कांग्रेस की टिकट लखनऊ से नहीं दिल्ली से तय होते थे। उनका मैं तो दिल्ली गया था गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के लिए, और जब वहाँ गया तो कि नहीं साहब, वहाँ गोरखपुर शहर में तो टिकट नहीं मिलेगा आपको, और वहाँ ऑलरेडी हो गया है। फिर कहने घूमते घूमते मैं चौधरी चरण सिंह के पास चला गया, उनके दफ्तर। उनसे भी मैंने कहा, तुमने कहा नहीं, गोरखपुर शहर से तो उम्मीदवार तय हो गया है, अगर पनियरा से लड़ो तो मैं लड़ा दूंगा तुम्हें। चौधरी चरण सिंह ने कहा पनियरा से लड़ो तो मैं तुम्हें चुनाव का खर्चा भी दूंगा और आके एक लेक्चर भी अच्छा सा दूंगा।
सोचिए उस वक्त चौधरी चरण सिंह जैसी के लोकदल पार्टी को भी वीर बहादुर सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। ये स्थिति थी। तो दयाशंकर दुबे ने कहा जब उन्होंने कहा चुनाव का खर्चा भी दूंगा, लेक्चर दूंगा, तो मैंने कहा ठीक लड़ जाता हूँ। तो मैं लड़ गया हूँ। फिर हमने कहा नहीं, एक भी पोस्टर नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं आपकी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से बताया कि 2 गाड़ी मिली है पार्टी से, एक गाड़ी पर मैं खुद चढ़ रहा हूँ और एक गाड़ी को मैंने टैक्सी में लगा दिया। एक गाड़ी पे खुद चढ़ रहा हूँ, दूसरी को टैक्सी में लगा दिया। उनका जीतना तो है नहीं, तो क्या है झूठे परेशान करो। हमने कहा पोस्टर भी नहीं दिख रहा आपका। तो कहने लगे पोस्टर, अच्छा हो। वो अंदर ले गए तो पोस्टर कबाड़ी तोड़ रहा था। सोचिए चुनाव में 15-20 दिन बाकी थे और कबाड़ी पोस्टर का तोड़ रहा था। हमने कहा क्या कर रहा है? उनका चुनाव बाद तो सब बेचेंगे, तो भाव गिर जाएगा, तो अभी बेच दे रहा हूँ। तो सोचिए इस तरह से भी चुनाव लड़े जाते। 1985 की बात कर रहा हूँ जी। और जाहिर है तब कांग्रेस बहुत दमदार पार्टी थी और इंदिरा गांधी की 84 में हत्या हुई थी। तो 84 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल 400 सीट पे चली गई थी। तो इतना आसान नहीं था। और उस वक्त कांग्रेस की जय थी और वीर बहादुर सिंह ने वहाँ काम भी बहुत किया था। तो इस तरह से तो लोग चुनाव लड़ते थे और आज भी लड़ते हैं। आप देख लीजिए कितने कभी जब वोट डालने जाते हैं तो पार्टियां तो 2 ही 3 होती हैं। नहीं देखिए ना, 10-12 नाम दिखते हैं आपको। क्यों दिखते हैं मालूम है? छोटी छोटी पार्टियां, और वो सब इन पार्टियों की जैसे होता है ना कि उनकी पेटगुलवा होती है, जो गांव में कहते हैं पेटगुलवा, तो उनके एजेंट बन के वो काम करते हैं ताकि उनके एजेंट पोलिंग बूथों पर लगे रहें, उनके और भी काम होते रहें उनकी आड़ में। तो ये चुनाव तो ऐसे ही होते रहे और होते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो है ये भी पूंजीवादियों का ही खेल है। मैं आपको 2 बातें और बताऊं। जैसे जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उस वक्त अंबानी बंधु जो थे, अनिल अंबानी और ये क्या नाम है, मुकेश अंबानी, दोनों तब एक से अलग नहीं हुए थे। उन दिनों मुलायम सिंह यादव ने अनिल अंबानी को की कंपनी को गाजियाबाद में, आपको याद होगा, बिजली की वो यूनिट लगाने के लिए कई एकड़ जमीन दे दी थी और भी तमाम अंबानी बंधुओं को बहुत सारा उपकृत कर रखा था। तो अंबानी बंधु चाहते थे कि मुलायम सिंह ही प्रधानमंत्री बने जी। और न सिर्फ वो चाहते थे, बल्कि जब रिजल्ट जिस दिन आया उसके 1-2 दिन पहले से ही वो दिल्ली में आके उन्होंने मुंबई से डेरा डाल दिया और पूरी तिजोरी खोल दी। उनको मालूम था कि त्रिशंकु संसद आ रही है और वो हाउस ट्रेडिंग होगी। तो पूरा पैसा वैसा लेके आ गए थे कि कैसे किया जाए और मुलायम को खरीद रोज के प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दी जाए। नहीं सोचिए व्यवसायी कितने मतलब तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं कि 8 बजे से चुनाव परिणाम आने शुरू हुए और 8:30 बजे उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन किया कि आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। वो आए हैं दिल्ली मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने, लेकिन सोनिया गांधी को फ़ोन किया कि आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। 8:30 बजे फ़ोन किया और 9 बजे सोनिया गांधी के साथ दोनों भाई चाय पी रहे थे। उनको समझ में आ गया था कि मुलायम सिंह की सरकार बननी बहुत मुश्किल है और वो सोनिया गांधी की सरकार बनाने चले गए थे। अरे बस सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, मनमोहन सिंह उस फुटबॉल के खेल में उछल के आ गए सामने और उनको लगा कि सबसे बढ़िया हमारा डमी नहीं कहेंगे, डमी बहुत छोटा शब्द है, और नीचे आइए। अच्छा, और नीचे जी, डमी क्या होता है? कठपुतली। आप देखिए ना, तमाम फोटोएं हैं जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं बिल्कुल मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आगे। डमी भी उससे, डमी तो सीताराम केसरी भी थे, उनको तो उठा के फेंक दिया गया था। डमी के तौर पे नरसिंह राव को भी लाया गया था। नरसिंह राव तो नहीं गए बार बार वहाँ दर्शन पद पे शीश झुकाने, तो डमी नहीं थे। डमी तो कह रहा हूँ, डमी फिर भी डमी होता है ना, दिखाई देता है। मनमोहन सिंह तो कहीं सरकार पे उनके बहुत बड़े अशासी माने गए हो और पढ़ाए हैं वो ऑक्सफोर्ड में, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, तमाम विनम्रता थी उनके पास और तमाम सारी शालीनता थी। बावजूद उसके उनकी छाप कहीं 10 साल में दिखाई दी हो सरकार में या देश में, तो हमें बताइए ना। सिवाय उनका एक नाम दर्ज हो गया, एक साहब 10 साल ही प्रधानमंत्री थे, इसके अलावा क्या किया उन्होंने? इससे ज़्यादा अच्छा काम तो उन्होंने नरसिंह राव सरकार में प्रधानमंत्री रहते किया था, जो आर्थिक उदारीकरण शुरू किया उन्होंने और तमाम और जो काम शुरू किए मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री। इससे अच्छा काम तो उन्होंने बतौर वित्त मंत्री काम किया था। प्रधानमंत्री के तौर पर तो उनका कुछ काम है ही नहीं सिवाय घोटालों के, और घोटालों में भी पैसा उनको नहीं जाता था। जैसे एक वाकया बताऊं कि
हमारे एक मित्र हैं, अब तो रिटायर हो गए, हरीश चंद्र IAS अफसर थे, यहाँ जब प्रमुख सचिव गृह थे तो हमारी मित्रता हुई थी। और बाद में अच्छा बहुत डेड ऑनेस्ट आदमी है हरीश चंद्र। उस वक्त वो कोयला सचिव थे। आपको याद होगा कि ये जो जायसवाल से कानपुर के कोयला मंत्री को हटा दिया गया था, बहुत सारे कोयले के स्कैम सामने आए थे। तो फिर सीधे उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो ले लिया था, क्या नाम है, कोयला मंत्रालय का भी मनमोहन सिंह ने। अच्छा एक कोयले का मामला है, कोयले खदान का, तो उन्होंने हरीश चंद्र को फ़ोन पे सिर्फ कह दिया हरीश जी को कि भाई ये कर दीजिए। उन्होंने कर दिया फाइल पे। हरीश जी की गलती ये थी कि उन्होंने फाइल पर मनमोहन सिंह की फिर काउंटर साइन नहीं दिए, लेना चाहिए था उनको, आदेश जारी कर दिया। और जब कोयले घोटाले की जांच हुई तो हरीश जी फंस गए, जेल गए। जबकि मैं जानता हूं कि मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे, मतलब पैसा मनमोहन सिंह ने भी नहीं कमाया, ठीक है, उनके नाम पर सोनिया गांधी ने कमाया, राहुल गांधी या तमाम और लोगों ने कमाया, लेकिन मनमोहन सिंह खुद पैसा वैसा नहीं लेते। हरीश जी भी पैसा लेने वालों में से, हरीश जी को जेल जाना पड़ा, सोचिए। और लंबी लड़ाई लड़ी, और लड़ते वक्त उन्होंने कोर्ट में एक बार इतना आजी जा गए तो उन्होंने जज से कहा कि साहब हमें जो भी सज़ा मिलती है भेज दीजिए जेल सज़ा देके, क्योंकि मेरे उन लोगों का दिक्कत क्या, अभी प्रोसीजर तो पूरा होना चाहिए। उनका मेरे पास वकीलों को देने के लिए फीस नहीं है, मैं कहाँ से लड़ूँ मुकदमा, ये स्थिति है। अब तो खैर लड़ उड़ के फिर वो जेल से बाहर आ गए और बाइज्जत बरी हो गए हरीश जी। लेकिन मनमोहन सिंह ने जिस तरह से उनको फंसाया, एक ईमानदार आदमी, और एक बार भी नहीं आके खड़े हुए, नहीं साहब मैंने आदेश दिया था, उनको उनका नैतिक अधिकार था कि दायित्व था, बल्कि वो कहते नहीं साहब हरीश जी नहीं है कहीं। और मैं मनमोहन सिंह चुप हो गए, मौनी बाबा कह ही जाते थे। मौनी बाबा तो बल्कि इनको मौन कहा जाता था ना, मौनी बाबा तो नरसिंहा राव थे, उनको कहा गया था। तो पूंजीपति कैसे सरकार या राजनीति को समझता है, उसका एक उदाहरण आपको अंबानी के अलावा, और जैसे जयपुरिया का बताया ना, एक उदाहरण बीर बहादुर सिंह वाला। और देखिए याद करिए आप, बीर बहादुर सिंह कुछ दिन बाद 85 में चुनाव हुआ था और 86 में वो मुख्यमंत्री बन गए बीर बहादुर सिंह। मतलब सोचिए, वो सोच रहा था, कह रहा था कि जबकि बीर बहादुर सिंह में वो जर्म नहीं थे, वो कहीं दिखाई, अच्छा बीर बहादुर सिंह की इच्छा तो सभी को थी हम भी बन जाए, लेकिन उस वक्त कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं। ND तिवारी जैसा आदमी था यहाँ पे, और दिखाई नहीं देता था कि बीर बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बन गए। वो आदमी देख रहा था। अंबानी ने देखिए समझ लिया कि अब मुलायम सिंह को हम बनवाने आए थे और नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि सुनिए, इसी तरह एक किस्सा और शिष्य जयपुरिया का ही है। एक बार उन दोनों चंद्रशेखर जो है पदयात्रा कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और हमसे अचानक एक दिन फिर शिष्य जयपुरिया ने बुलाया कि सुना गौरी भैया, उन दोनों गौरी भैया MLA हुआ करते थे बलिया के, बाद में मिनिस्टर भी हुए थे। तो उन्होंने कहा सुना गौरव भैया आपके दोस्त हैं। हमने कहा, तो उन्होंने कहा हम हमारा एक काम हमसे करा दिए। उन्होंने कहा क्या? उनका चंद्रशेखर जी पदयात्रा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ चंदा देना। तो गौरी भैया से कहिए हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं। अच्छा, गौरी भैया चंद्रशेखर के बहुत करीब थे, बलिया के होने के नाते। अच्छा, बलिया के भी थे और ठाकुर भी थे, गौरी भी, और क्या नाम है चंद्रशेखर भी, तो ठाकुरवाद का भी रिश्ता था और बलिया का भी रिश्ता था। तो गौरी से हमने कहा भाई जयपुरिया आपसे मिलना चाहते हैं, और वो उनका काम क्या, उन्होंने बताया। उनका अरे चंदा तो हम खोज ही रहे, बिल्कुल देते हैं, उसको कौन मना करता है। तो हमने बताया जयपुरिया भाई, गौरी भैया तैयार हो गए। उनका नहीं नहीं, मैं गौरी भैया को चंदा नहीं दूंगा, मैं चंदा तो चंद्रशेखर को ही हाथ में दूंगा, वो तय करे कि हम कहाँ मिल सकते हैं, किस जगह। वो पदयात्रा लगातार कर रहे थे। तो गौरी भैया ने उस वक्त उनकी मुलाकात मैनेज कराई और वो गए, और उस वक्त माखारा 5 लाख रुपए उन्होंने चंदा दिया था। तो हमने उनसे पूछा भी जयपुरिया से कि चंद्रशेखर के पीछे पैसा लगाने का मतलब समझ नहीं आया। सोचिए क्या समय था, और उसने कहा जयपुरिया ने कि होने वाला प्राइम मिनिस्टर है। जयपुरिया ने तब कहा कि होने वाला प्राइम मिनिस्टर आप नहीं समझ पा रहे। और हमने कहा वो आदमी अपनी सीट नहीं बिना किसी समर्थक जीत पाता, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से पाएगा? कह नहीं आप नहीं जानते राजनीति, आप खाली रिपोर्टिंग करते हैं। और सोचिए चंद्रशेखर रिपोर्ट मतलब प्रधानमंत्री हुए भले 4 महीने के हुए ना। तो व्यवसायियों में इतनी मतलब तेज होती। अच्छा, व्यवसायी कोई भी हो, जान लीजिए आप, अंबानी के खिलाफ बोलते बहुत है कांग्रेस वाले। अंबानी कांग्रेस को आज भी चंदा देता है, अडानी भी कांग्रेस, तो हर पार्टी को मिला के चलते हैं। ये सारे पूंजीपति, ये सारे अफसर, अभी जो अफसर का जिक्र किया ना वहाँ DM अयोध्या का, ये लोग कभी किसी से खिलाफत नहीं मोल लेते, ये जान लीजिए, कभी नहीं मोल लेते, सबके पास मिला जुला के चलते हैं। अगर वो एक पार्टी, बहुत कम लोग होते। अब देखिए यहाँ नवनीत सहगल है, मायावती के चप्पलें उठाते थे एक समय, फोटो आई है तमाम नवनीत सहगल की, लेकिन वो बाद में फिर मुलायम अखिलेश से भी बहुत करीब हो गए। अच्छा, अखिलेश के यहाँ भी वो जो ताज एक्सप्रेस बना उसमें क्या क्या घपला नहीं हुआ, सब नवनीत सहगल के मत्थे गया।
नहीं देखिए ना, योगी सरकार में वो फिट है। योगी सरकार में भी सबसे महत्वपूर्ण अरे भाई कह रहा हूँ नौकरशाह वहाँ है। तो वो ठीक है। तो ये सबसे सबको मिला के चलते हैं। इसी तरह यही नहीं, और भी तमाम ब्यूरोक्रेट हैं। लेकिन क्या है ना कि ये दोनों लोग, अच्छा जिनको उस सर्किल में रहना वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। जो कहते हैं घोड़ा घास से जानी करेगा तो खाएगा क्या। तो उनको उन्हीं के साथ रहना है। अब दिक्कत क्या हो गई है कि अब देखिए, मैं मोदी की भी बात करता हूँ। मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तो पहला आदेश उन्होंने किसके लिए जारी किया मालूम आपको? जी। सबसे पहला जो जियो का ऑर्डर हुआ है वो नृपेंद्र मिश्र के लिए हुआ है। जी। नृपेंद्र मिश्र उस वक्त 70 पार कर गए थे और जैसे ट्राई वाई जैसी संस्थाओं में रह गए थे तमाम विभागों में, लेकिन उनके लिए स्पेशल ऑर्डर जारी किया नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधान सचिव बनाने के लिए, क्योंकि नृपेंद्र मिश्र की खासियत और ईमानदारी को वो अच्छी तरह जानते थे। वो गुजरात के थे और ये उत्तर प्रदेश देवरिया के रहने वाले हैं नृपेंद्र मिश्र, लेकिन भारत सरकार में चूंकि वो काम कर रहे थे तो उनके काम काज की शैली को जानते थे। 70 साल के थे उस वक्त 70 साल के हो गए थे, नहीं आ सकते थे नौकरी में। उनके लिए स्पेशल ऑर्डर उनको जारी करना पड़ा, कैबिनेट की करनी पड़ी, तब जाके उनको नियुक्त किया प्रधान सचिव के तौर पर। अच्छा ये भी होता है कि जैसे आप ट्राई जैसी संस्था में या किसी और इस संस्था में जब जाते हैं तो उसके बाद फिर किसी और पद पर नहीं लौट सकते आप, तो उनके लिए उन्होंने स्पेशल ऑर्डर जारी किया, नियम भी तोड़ दिया और शासनादेश जारी करके, कैबिनेट ऑर्डर जारी करके, पहला ऑर्डर है कैबिनेट का। और उनको न सिर्फ नियुक्त किया और रिलीव कब किया, जब फिर राम मंदिर बनने की बात आई तब, और राम मंदिर ट्रस्ट में लिया, ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया, ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया। तो सोचिए और कितनी खूबसूरती से सारे। होता क्या ना कि सेक्रेटरी जो होता है ना आपकी, एक एक जो श्यामनारायण पांडे की कविता है ना कि चेतक के लिए कि राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक तुरंत मुड़ जाता था। हाँ हाँ। तो सेक्रेटरी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, और ईमानदार भी होना चाहिए। अगर आप और या जैसे भी आप बेईमान हो तो बेईमान होना, जैसे भी ना आप। अब जैसे पीएल पूनिया है, आजकल कांग्रेस में है, लेकिन एक समय वो मुलायम सिंह के भी पीए कह रहा हूँ, सेक्रेटरी थे। और मुलायम सिंह के सेक्रेटरी वो नहीं थे एक्चुअली, वो काशी राम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अच्छा। मुलायम के यहाँ काशी राम ने उनको अपना सेक्रेटरी बना के तैनात किया था और कहा था कि मुलायम सरकार एक एक खबर। सर असल में मेरी इसमें रिकॉर्डिंग में एक कंपल्शन है कि ये 32-33 मिनट की ही कर पाता है, तो इस वीडियो को हम यहाँ रोकते हैं और 2 मिनट बाद इसी को और कंटिन्यू करेंगे। ये सर से बात करने के लिए अगर मैं इनसे 10 साल बतियाऊं ना, 10 साल तक ये वीडियो लगातार चल सकता है। सर के पास इतना बड़ा खजाना है। चलिए ब्रेक के बाद हम फिर पूनिया की बात करेंगे। पीएल पूनिया का किस्सा दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। पीएल पूनिया का किस्सा अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।